सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के साथ ही हम जो 12th चैप्टर पढ़ रहे थे अपने बायोलॉजी का वो फिनिश हो जाएगा। इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अंतिम बिंदु के रूप पे अपन पढ़ रहे हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे इसमें कुछ नैतिक मुद्दे क्या लागू होते हैं और जो बायो पेटेंट और बायो पायरेसी है, तो ये अपन 100 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नैतिक मुद्दे, जब भी हम कोई जीएमओज पादप या जंतु बनाते हैं, तो क्या वो जीएमओज बनाने की प्रक्रिया उस जंतु के लिए या पादप के लिए हानिकारक तो नहीं है या असुरक्षित तो नहीं है, या मानव के लिए वो सुरक्षित है या असुरक्षित तो नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे होते हैं वो बनते हैं, और उन मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए क्या वो जो पर आशंकाएं हैं वो सही है या गलत है, तो उसके लिए उन मुद्दों पर चर्चा के लिए और उनकी वैधानिकता जांचने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाए गए हैं, संगठन भी बनाए गए हैं। तो देखिए, नैतिक मुद्दे जो इथिकल इश्यूज होते हैं, तो मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए सजीवों का आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जो जीव होते हैं उनका आनुवांशिक रूपांतरण करते हैं, जीएमओज बनाते हैं और फिर उनसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं जो अन्य जीवों के लिए असुरक्षात्मक और हानिकारक हो सकता है। तो जो अपन रूपांतरण कर रहे हैं, तो वो रूपांतरण या उस जीव के लिए या जो अन्य साधारण या जो देसी किस्म है उनके लिए खतरनाक तो नहीं है या हानिकारक तो नहीं है, तो इसकी भी जांच की जाती है। तो अतः इसकी जांच के लिए एवं इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है, ताकि मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कि जो भी हम रूपांतरण कर रहे हैं, जीएमओज बना रहे हैं, वो जीएमओज कई बार क्या होता है कि ये आनुवांशिक जो गुणसूत्र होते हैं या आनुवांशिक जो संरचना होती है उसमें भी इस तरह से बदलाव कर लेते हैं कि वो अन्य जंतुओं के लिए या अन्य पादपों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो उसकी पूरी एक जांच होती है कि क्या जीएमओ जो बना रहे हैं वो सबके लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, भारत सरकार ने ऐसे संगठन बनाए हैं जो जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता, कि ये वैधानिक है या नहीं है, आगे चलकर ये इकोसिस्टम को या पारितंत्र को नुकसान पहुंचाएगा या अन्य पादपों जंतुओं के लिए नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, तो उसकी वैधानिकता की पूरी जांच होती है। और जन सेवाओं के लिए जीएमएस जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि का निर्णय लेगी। तो और जो हमारे मनुष्य हैं उसके लिए जीएमओज क्या फायदेमंद होगा या नहीं होगा, इसकी भी पूरी जांच की जाती है, इसका निर्णय लिया जाता है। तो इसी संबंध में जैसे एक भारत सरकार ने एक संगठन बनाया है जीईएसी, इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है जीईएसी, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीईएसी का पूरा फॉर्म या इसका पूरा नाम लिखिए और इसका क्या महत्व है। तो ये जो जीएमओज बनाते हैं उनकी वैधानिकता की जांच करती है कि जीएमओज जो होते हैं वो अन्य जीवों के लिए हानिकारक या असुरक्षित तो नहीं है, इसकी पूरी जांच होती है। जब ये निश्चित हो जाता है कि जीएमओज है वो सुरक्षित हैं, तो इसकी फिर रिकमेंडेशन ये जो संस्था है वो करती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। तो ये तो कुछ इसके बारे में नैतिक मुद्दे। अब अपन पढ़ते हैं। देखिए, जैविक 21 या जिसको हम बायो पेटेंट भी कहते हैं। देखिए, 21 का मतलब हो गया अपना खुद का एक अधिकार, एकाधिकार। और जैविक का मतलब है कुछ जैविक जो उत्पाद होते हैं या जैविक जो पदार्थ होते हैं उन पर एकाधिकार कर लेना, तो वो है जैविक 21 या बायो पेटेंट। तो ये पेटेंट क्या होता है, एक अधिकार होता है जो सरकार देती है किसी कंपनी को या किसी संस्था को कि वो उस जैविक पदार्थ को बना सकती है और अपना नाम देकर उसको बाजार में बेच सकती है, और दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था उस नाम से या उस पदार्थ को न तो बना सकता है न ही बेच सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो कुछ संस्थाएं क्या करती है, कुछ जैविक पदार्थों पर अपना एकाधिकार कर लेती है, और एक सीमित एक संस्था, एक व्यक्ति उस अधिकार को लेकर उसी जैविक पदार्थ का उपयोग करता है, उसको बेचता है। तो कई बार ये विरोध का कारण बन जाता है, और उसके भी अपन उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, जैविक 21 बायो पेटेंट, जैविक पेटेंट के अंतर्गत देखिए क्या होता है।
जैविक जो पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ में कोई भी हो सकता है, कोई धान या फसल या कोई फल या फ्रूट कुछ भी हो सकता है। तो जैविक पेटेंट के अंतर्गत जैविक पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार एक अधिकार प्रदान करती है जिसमें उस जैविक पदार्थ के नाम जैसा एवं उसके जैसा उत्पाद कोई अन्य नहीं बना सकता और नहीं बेच सकता है। मतलब एक ये अधिकार दे देती है, जो सबसे पहले उस जैविक पदार्थ की खोज करता है उसको एक अधिकार मिल जाता है कि वही उस पदार्थ को बना सकता है और बेच सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था उस पदार्थ को, उत्पाद को नहीं बना सकती, नहीं बेच सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्षतिपूर्ति या उसको जुर्माना देना पड़ता है। अब ये जो जैव पेटेंट होते हैं, ये कई बार कुछ विरोध का कारण बन जाते हैं कि जैव पेटेंट को लेकर जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है, विरोध है कि कुछ कंपनियां उनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ, पौधों व अन्य जैविक संस्थानों का उपयोग कर उनसे बनने वाले उत्पादों और तकनीक के लिए एकस्व यानी पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं। तो लोगों को इस बात के लिए आक्रोश है कि उनके क्षेत्र में वो आनुवंशिक पदार्थ बहुत पहले से पाए जा रहे हैं, वो पौधे भी बहुत पहले से लगे हुए हैं और उनसे जो जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं वो भी बहुत पहले से प्राप्त हो रहे हैं और सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इसको बेच भी रहे हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनियां क्या करती है, उसके लिए पेटेंट करवा लेती है, पेटेंट प्राप्त कर लेती है, जबकि इन जैविक पदार्थों का बहुत समय पहले ही विकसित या पहचाना जा चुका है। तो जो जैविक पदार्थ है वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, वो पहले से विकसित है और पहले से पहचान भी गए हैं और लोगों द्वारा उनका विपणन भी किया जाता है, उनको उगाया भी जाता है और उनको बेचा भी जाता है। ये सारा काम हर लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है, फिर ये पेटेंट प्राप्त कर लेती है और फिर उसको बेचने में और उत्पादन करने में एकाधिकार कर लेती है। तो ये लोगों के विरोध का कारण बनता है। तो उस क्षेत्र के किसानों और देश के अन्य लोगों द्वारा इसका उपयोग लगातार किया जा रहा है। तो जो ऐसी किस्म थी जिनका उपयोग लगातार किसान कर रहे थे, देश के अन्य लोग भी उसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ कंपनियां उसका पेटेंट करवा लेती है, तो इसका एक विरोध का ये कारण बन जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण इसके द्वारा समझते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर जो बहुत वर्षों से, कई दशकों से जो धान की किस्म उगाई जा रही है उसका अमेरिका ने किस तरह से पेटेंट करवाया है। तो देखिए, उदाहरण के लिए धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। एक अनुमान के अनुसार भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती है। एक आश्चर्यजनक ये तथ्य है कि केवल भारत में जो धान है, जिससे चावल निकलता है, उसमें 2 लाख किस्में मिलती है अपने देश के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक भाग है इसका, एक कितनी जैव विविधता है इससे ये पता चलता है। तो भारत में धान की जो विविधता है वो विश्व में सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। तो देखिए, एक धान के अंदर 2 लाख किस्में मिलना कितनी बड़ी जैव विविधता को दर्शाता है। और अ, इसका मतलब है कितनी जो धान की किस्में हैं वो कब से भारत में चली आ रही है और कब से विकसित है। ये एक बहुत पुराने समय से ये हो रहा है। तो इसमें ये जो जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो धान की देखिए किस्म है, बासमती किस्म। ये अपनी सुगंध के लिए और स्वाद के लिए मशहूर है। तो इसमें अच्छी खुशबू आती है और इसमें टेस्ट भी अच्छा होता है धान की जो बासमती किस्म है। तो और इसकी केवल बासमती जो किस्म है उसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती है। तो इससे भी ये पता चलता है कि बासमती किस्म भी भारत में कितनी पुरानी है। इसमें 27 किस्में भारत के अंदर पाई जा रही है। पुराने ग्रंथों में भी बासमती का वर्णन मिलता है। जो पुराने ग्रंथ हैं हमारे, उनमें भी बासमती जो धान है उसका वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि ये कई सौ वर्षों पहले से उगाई जा रही है, पहचानी गई है और विकसित भी की हुई है और बहुत दशकों से देश के किसान लोगों द्वारा इसको उगाया जा रहा है और इसको बेचा जा रहा है। लेकिन 1977 में देखिए, 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकी एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय, उसका जो ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस, अमेरिकी एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया था।
जिसमें यह कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका और विदेशों में बेच सकती थी। इसका मतलब है यही जो कंपनी थी जिसने पेटेंट प्राप्त किया था, ये बासमती की जो नई किस्में बनाई थी, वो उन्हीं नई किस्मों को अमेरिका की ये कंपनी बेच सकती थी और उगा सकती थी ये विदेशों में। तो और कोई देश इसको बेच नहीं सकता था। तो ऐसा इस कंपनी ने एक पेटेंट प्राप्त कर लिया। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो अमेरिका ने ये जो बासमती की नई किस्म बनाई थी, ये हमारी भारत की किस्म से उन्होंने बना ली और पेटेंट उन्होंने खुद ने प्राप्त कर लिया। तो बासमती की यह नई किस्म भारतीय किस्मों से ही विकसित की गई थी। भारतीय बासमती की जो अर्धमोनी किस्म है, जिसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो भारतीय बासमती की जो अर्धमोनी किस्मों से संकरण करवाकर नई किस्म बनाने का दावा करके उन्होंने पेटेंट प्राप्त कर लिया। वो भारत की बासमती की नई किस्म ले और उस किस्म को लेकर उन्होंने संकलन करवा के एक नई किस्म बनाने का दावा किया कि हमने एक नई किस्म बना ली है। और फिर उन्होंने नई किस्म का पेटेंट प्राप्त कर लिया कि हम इस नई किस्म को हम ही बेच सकते हैं, और पेटेंट लागू हो गया, उसमें पेटेंट प्राप्त कर लिया। तो ये अगर पेटेंट लागू हो गया तो उसके बाद अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। तो इसका काफी विरोध भी किया गया था। तो इस तरह से जब एकस्व प्राप्त कर लिया जाता है, पेटेंट प्राप्त कर लिया जाता है, तो सीमित अधिकार हो जाते हैं, एकाधिकार हो जाता है, तो अन्य लोगों द्वारा वो फिर इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब आता है देखिए बायोपायरेसी क्या होता है। बायोपायरेसी ये भी एक विरोध का कारण बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बायोपायरेसी में होता क्या है, जैसे इसके हमने एक परिभाषा लिखी है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, कंपनीज, और दूसरे संगठन जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, उनके द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्ति भुगतान के जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो कुछ जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, दूसरे विकसित जो संगठन है, वो क्या करते हैं, किसी छोटे या विकासशील राष्ट्र जो जैविक संपदा से संपन्न है, उस जैविक संपदा को बिना अनुमति के प्रयोग करते हैं और बदले में उस देश को, उस राष्ट्र को ज़्यादा कोई भुगतान भी नहीं करते हैं, उसको क्षतिपूर्ति भी भुगतान यानी उसको पैसा भी नहीं देते हैं, और उसकी जैव संपदा को खुद अपने उपयोग के लिए भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। तो ये स्थिति कहलाती है बायोपायरेसी की। तो अगर कोई राष्ट्र है, अगर जिस देश की जैविक संपदा को काम में ले रहा है, तो बदले में उसको भुगतान करना चाहिए, पर्याप्त भुगतान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियां, जिसको अपने एक शोषण बोल सकते हैं, कि बहुत सारी कंपनियां दूसरे विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रही है, उसकी जैविक संपदा का उपयोग कर रही है, और बदले में उसको किसी भी तरह का कोई सुविधा या कोई भुगतान नहीं दे पा रही। तो इस स्थिति को अपन कह रहे हैं बायोपायरेसी। तो बहुत सारे राष्ट्र जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिनके पास पैसा बहुत है या जो विकसित है, लेकिन उनके पास जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान का अभाव है। न तो उनके पास जैव विविधता है और न ही उनके पास परंपरागत ज्ञान है। दूसरी ओर अनेक अविकसित या विकासशील राष्ट्र ऐसे भी हैं जिनके पास भरपूर तो जैव विविधता है और उनका भरपूर परंपरागत ज्ञान है। तो जैविक संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंपरागत ज्ञान, इसका उपयोग आधुनिक उपयोग में किया जा सकता है। तो परंपरागत ज्ञान का उपयोग करते हुए आज हम उससे उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो पुरानी किस्में थी उससे संकलन करवा के हम नई नई किस्में उत्पन्न कर सकते हैं। रोग से प्रतिरोधी किस्में विकसित करते हैं, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित कर सकते हैं। तो कुछ राष्ट्र क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं लोगों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। तो अब ऐसी भावना विकसित हो रही है कि जो विकसित और विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के साथ इस संबंध में कुछ अन्याय हो रहा है, या उनकी जो क्षतिपूर्ति होती है भुगतान की, वो नहीं हो पा रही है, और जो आम नागरिक या लोग हैं उनकी भागीदारी भी इसमें नहीं हो पा रही है। तो उनके प्रति एक गलत भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्र अपने अब क्या हो रहा है, तो जैविक संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए दूसरे राष्ट्रों के द्वारा,
तो कुछ राष्ट्र क्या कर रहे हैं, अब अपने अपने नियम बना रहे हैं। तो कुछ राष्ट्र अपने जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का बिना अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियम बना रहे हैं। तो अब ये राष्ट्र कुछ नियम बनाने लगे हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी राष्ट्र उनके देश का परंपरागत ज्ञान या जो जैविक संपदा है उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे भारतीय संसद ने भारतीय 21वां बिल था इंडियन पेटेंट बिल, उसमें दूसरा संशोधन पारित किया था हाल ही में, जो पेटेंट नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान और अनुसंधान और विकासीय प्रयास शामिल होता है। तो इसमें नियम है, तो ये अधिकार नहीं देता है किसी राष्ट्र को कि भारत की जैविक संपदा या जो भारत का परंपरागत ज्ञान है उसको लेकर कोई दूसरा राष्ट्र 21वां या पेटेंट प्राप्त करे और वो भारत में बायो पायरेसी की स्थिति बने। ऐसी बातों को रोकने के लिए जो इंडियन पेटेंट बिल है वो हमें मजबूत बनाता है। तो इसी के साथ हमारा जो 12th चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। हमने पूरा इस चैप्टर को पढ़ लिया है और अगले वीडियो में इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।